नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गैरेज 360 हिंदी में और आप देख रहे हो टेक आपकी जुबान में। मेरा नाम है शुभम और इस हफ्ते का जो एपिसोड है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और डिफरेंट रहेगा कुछ पहले टेक आपकी जुबान में के एपिसोड से। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि इस हफ्ते हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं एक सेपरेट वीकली न्यूज रैप जो आपके पहले सेगमेंट में दिखाया जाएगा। उसके बाद में हम ऑब्वियसली मेन जो मुद्दा है उसके बारे में बात करेंगे, जो है कि सैमसंग इतने सारे स्मार्टफोन क्यों बनाता है और अपने कस्टमर्स को इतना कंफ्यूज क्यों कर देता है। और उसके बाद में हम बात करने वाले हैं आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी कमेंट्स हैं, जो भी ओपिनियंस है उसके बारे में, और फिर अल्टीमेटली हम बात करेंगे जो भी हमने मिस्टेक्स किए या स्लिपअप्स किए हैं उनके ऊपर। तो चलिए सबसे पहले सेगमेंट के साथ में शुरू करते हैं जो है हमारा वीकली न्यूज रैप। तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस हफ्ते की ये रही है कि आरबीआई ने जो रिकरिंग ट्रांजैक्शंस है बैंक्स के ऊपर, चाहे वो डेबिट कार्ड पे हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड पे हो, उनकी जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया है और ये अब जो नई डेडलाइन है ये सितंबर 30 की कर दी गई है। तो ये इतनी बड़ी चीज क्यों है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो 31 मार्च को हमें एक टेक्स्ट मैसेज भेजा गया था जिसके अंदर हमें बताया गया था कि कुछ एक जो आपके पेमेंट्स है वो ढंग से काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को आरबीआई से एक मैंडेट मिला है और वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन के साथ में हमें फॉलो करना है। और बहुत सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई थी जो बहुत कंफ्यूजिंग थी बहुत सारे लोगों को। तो लोगों के दिमाग में बहुत सारा ऐसे हेजिटेशन था और डर सा था कि यार हम लोगों के जो पैसे हैं वो कहाँ जाएंगे, मेरी सैलरी तो आने वाली 31 तारीख है आज और क्या होगा आगे पता नहीं। तो लोग उसको सर्च करने लगे और फिर हम लोगों को पता चला कि ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जो ऑटो पे के जो ट्रांजैक्शंस है, जो रिकरिंग ट्रांजैक्शंस है, मतलब हर मंथ जो आपने ट्रांजैक्शंस ऑटो पेमेंट के ऊपर रखे हुए हैं, उसको ही ये जो चेंज है ये अफेक्ट करेगा। और वो तभी करेगा जब आपके जो पेमेंट्स है वो एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर है। तो हम लोग थोड़ा हिस्टोरिकली देखते हैं इस चीज़ को। 2019 के अंदर आरबीआई ने कहा था कि हम लोगों के जो कस्टमर्स है उन लोगों को थोड़ा सेफ गार्ड करने के लिए एक नई पॉलिसी हम लोग लगा देते हैं, जिसके अंदर जो ऑटो पेमेंट्स है, जो रिकरिंग पेमेंट्स है, उसके ऊपर अगर उनको ऑथराइज करना है तो जो एंड कस्टमर है उसको एक ओटीपी भेजा जाएगा और उसे मैन्युअली ऑथराइज करना पड़ेगा उस ऑटो पेमेंट के ट्रांजैक्शन को। ये इसलिए था क्योंकि ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे फ्रॉड केसेस देखे जिसके अंदर ऑटो जो पेमेंट्स है उसकी वजह से लोगों के जो क्रेडिट कार्ड है और डेबिट कार्ड है उसके अंदर ऑटोमेटिकली चीज़ें उनके बिना नोइंग होने लग गई थी और ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक थी। लेकिन तब से लेके अब तक हम लोगों को ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा होते हुए नहीं देखी, इवन मीडिया के अंदर, अनटिल एंड अनलेस अगर आप बिजनेस की न्यूज़ फॉलो करते हो तो इसकी वजह से जो 31 तारीख है उस दिन हम लोगों को बताया गया था कि यार ये होने वाला है अगले दिन। अब इसके अलावा ये था कि जब 2019 में इसकी बातें शुरू हुई थी तो जो मिनिमम जो लिमिट थी वो 2,000 रुपये की थी और फिर दिसंबर 2020 में आते आते इसकी जो लिमिट है ये 5,000 रुपये कर दी गई थी। तो ये भी एक और चेंज रहा है। अगर इसके बारे में आपको और जानना है तो ज़रूर हमारे डिस्क्रिप्शन में जाए, इससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी कि आपको क्या करना है खुद ही खुद, और आपको अपने बैंक के अंदर और जो भी ऑनलाइन जो बैंकिंग है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं, जिससे कि आप इस जो चेंज है इसके साथ में बेटर डील कर पाओ। तो ज़रूर हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको वहाँ पर मोस्टली 2 लिंक्स मिलेंगी और हमारे चैनल और हमारे जो वेबसाइट है उसको प्लीज़ सपोर्ट करिए वहाँ पर जाके। तो ये मेरा आपके लिए कहना है, प्लीज़ हमारे जो 2 लिंक्स हैं उनको भी ट्राई आउट करिए, आपके लिए भी अच्छा होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरी स्टोरी के ऊपर और वो है OnePlus 9 Pro चला गया है सेल के ऊपर। जी हाँ, इस साल हम लोगों ने देखा ना तो ही सिर्फ जो OnePlus 9 सीरीज है वो जल्दी आई है, पर जो स्मार्टफोन्स है वो भी जल्दी सेल पे चले गए हैं। तो ऐसा लास्ट ईयर हम लोगों को देखा था कि जो स्मार्टफोन है वो थोड़ा लेट आया था, मतलब मई के आसपास आया था, और जो सेल थी वो 1 महीने बाद हुई थी, और जो डिलीवरी थी वो तो और भी ख़राब थी क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारी डिलीवरीज डिले हो गई थी। ऐसा कहा जा रहा था कि वो जो डिलीवरीज है वो इसलिए डिले हुई थी क्योंकि बॉर्डर के ऊपर थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, पर ये सारी अलग चर्चा है। इस साल हम लोग को ये देखने को नहीं मिल रहा है और फुल फोर्स से ये स्मार्टफोन बिक रहे हैं। इसके अलावा हम लोग को ये भी देखने को मिला है कि OnePlus 9 सीरीज के जो भी प्री बुकिंग्स थे उसके अंदर 324% इंक्रीज देखने को मिला था पिछले OnePlus 8 सीरीज के ऊपर। तो ये भी एक काफ़ी हद तक ऑप्टिमिस्टिक एक
स्टेप है वन प्लस के लिए, और उनके ऑब्वियसली ये हैसेलब्लैड जो पार्टनरशिप है उसको काफ़ी हद तक ये एट्रीब्यूट होता है, क्योंकि उसी ने सबसे ज़्यादा बज़ क्रिएट किया था इस स्मार्टफोन के बारे में। अब ये याद रखें कि इस स्मार्टफोन के ऊपर हम लोगों ने बहुत ही बड़ा सा एक इन डेप्थ रिव्यू बनाया है, जो काफ़ी हमारे जो बाकी रिव्यूज़ है उनसे अलग है। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने कोशिश की है जो भी एंड कस्टमर के दिमाग में जो भी डाउट्स हो सकते हैं, जो भी आप चीज़ें सोच सकते हो, उन सबको क्लैरिफाई करने के लिए। तो प्लीज़ अगर आपको रिव्यू देखना है स्मार्टफोन खरीदने से पहले या फिर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, तो ज़रूर इस लिंक को दबाएं जो आपको अभी रेकमेंड हो रही होगी इस वीडियो को देखते देखते एनोटेशंस के अंदर। चलिए अब आते हैं हम लोग आखिरी टॉप न्यूज स्टोरी के ऊपर, और वो है कि पोको X3 Pro लॉन्च हुआ था ट्यूसडे के दिन 28 मार्च को। तो ये जो स्मार्टफोन है ये प्राइस किया गया है 18,999 रुपए का, मतलब 19,000 रुपए से ₹1 कम। और इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस भी देखने को मिलेंगे। आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर है एक स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर, उसके साथ में आपको मिल जाती है 8 GB रैम और 128 GB UFS 3.1 स्टोरेज, और उसके साथ में इसकी जो डिस्प्ले है इसके अंदर 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट दिया हुआ है। तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हो इस फोन के ऊपर तो आपकी गेमिंग अच्छी होगी। अब ये जो स्मार्टफोन है ये बहुत ही हेवीली पिटेड है बाकी अपने कंपेटिटर्स के साथ में, जो है Realme X7, और उसके अलावा आपको Samsung Galaxy F62 भी इसके साथ में compete करते हुए दिख जाएगा। और उसके अलावा जो Redmi का जो खुद का इसकी जो पेरेंट कंपनी है Xiaomi, उसका भी एक कंपेटिटर आपको देखने को मिल जाएगा, Redmi Note 10 Pro। तो ये सारे स्मार्टफोन्स बहुत ही क्लोजली निट है अपने बैटल के अंदर। तो अगर आपको इनमें से कोई भी स्मार्टफोन पकड़ना है तो आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, और उसी से हम लिंक करने वाले हैं अपना अगला सेगमेंट कि यार ये सैमसंग जो है ये इतने स्मार्टफोन क्यों बनाता है। और ना ही सिर्फ सैमसंग, बाकी जो स्मार्टफोन मेकर्स है Redmi, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, इतने सारे स्मार्टफोन मेकर्स हैं, ये इतने सारे स्मार्टफोन बनाते हैं और हम कस्टमर्स को कंफ्यूज कर देते हैं, ऐसा क्यों है। तो चलिए इसके ऊपर भी एक नजर डालते हैं। हमारी न्यूज सेगमेंट खत्म हो गई है और अब हम बात करने वाले हैं मेन मुद्दे के बारे में। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोगों को थोड़ी हिस्ट्री में जानी पड़ेगी, जैसे हमेशा मैं करता हूं अपनी जो भी एक्सप्लेनेशन है उसके लिए। तो हम लोग हिस्ट्री में जाते हैं, हम देखते हैं 2019 तक हम लोगों ने देखा कि सैमसंग की जो स्मार्टफोन की जो बिक्री है वो चल तो रही थी, लेकिन उसको बहुत ही क्लोज टक्कर दे रहा था Xiaomi। और भी बहुत सारे स्मार्टफोन के ब्रांड्स भी प्रकट हो गए थे इंडिया के अंदर। एक Realme नाम का एक ब्रांड एक साल के अंदर एकदम स्काई रॉकेट हो गया था इंडिया में। 2018 में वो लॉन्च हुआ था और एक साल के अंदर ही बहुत सारी पॉपुलैरिटी उसने गेन कर ली थी। अब हम लोग और हिस्टोरिकली जाएंगे तो देखेंगे कि यार जो स्मार्टफोन की लाइफ साइकिल है ये ट्रेडिशनली रही है 1 साल की, ठीक है। तो एप्पल को हम लोग काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे अपने स्मार्टफोन के अंदर प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस डालने के लिए। उसके साथ में जो सैमसंग के जो स्मार्टफोन्स है, टॉप टियर जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स है, उनको भी सेम चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया जाता था कि यार आपके जो स्मार्टफोन है वो सिर्फ 1 साल क्यों चलते हैं, उसके बाद में खराब क्यों हो जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक प्लान्ड लाइफ साइकिल स्मार्टफोन की, जो उस टाइम पे 1 साल थी। अब जब ये नए सारे स्मार्टफोन्स आने शुरू हो गए थे, जो थोड़े मिड बजट और बजट लेवल के जो स्मार्टफोन्स थे इतने सारे हो गए थे, उसकी वजह से हम लोगों को देखने को मिला कि यार ये जो चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स है, ये जो अपनी जो स्मार्टफोन की लाइफ साइकिल है इसको और कम कर रहे हैं। तो 9 महीने लेके आ गए अपनी जो स्मार्टफोन लाइफ साइकिल है उसको। उसके बाद में हम लोग और आगे गए तो हम लोगों ने 6 महीने की लाइफ साइकिल, भाई क्या चल रहा है ना। तो ये देखते देखते हम लोगों ने देखा कि ये जो चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स है, मोस्टली जो ये जो सेगमेंट था ये चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स से डोमिनेटेड था। इन लोगों के, क्योंकि इनके इतने सारे स्मार्टफोन्स थे, उनकी बिक्री भी उतनी ही ज़्यादा हो रही थी और उसकी वजह से टक्कर मिल रही थी सैमसंग को। अब सैमसंग ने अभी तक 2019 तक एक स्टैंड लिया हुआ था कि यार हम लोगों की जो एकदम फिक्स्ड रिजिड मेंटालिटी है कि हम लोगों के जो बजट सेगमेंट है उसके अंदर सिर्फ 2 स्मार्टफोन होंगे, मिड के अंदर 3 से 4 स्मार्टफोन होंगे और फिर फ्लैगशिप के अंदर हमारे पास में टॉप S सीरीज़ और नोट सीरीज़ के स्मार्टफोन होंगे। हम लोग उसी के साथ में चिपके हुए रहेंगे, उसी के साथ में बने हुए रहेंगे। पर 2019 के अंदर उन लोगों ने बहुत सारी नई चीज़ें करने की कोशिश की। सबसे पहले हम लोगों ने देखा फरवरी के अंदर जब हमारा MWC बार्सिलोना होने वाला था, उससे जस्ट थोड़े से दिन पहले उन्होंने अपना सैमसंग अनबॉक्स के टाइम पे 3 नए सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज के फोन लॉन्च किए। अब इसकी वजह से हम लोगों को देखने को मिला कि जो S सीरीज है उसके अंदर थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया है और वो जो S सीरीज का जो बॉटम लेवल जो स्मार्टफोन है, जो गैलेक्सी S20e था, वो एक ज़्यादा बजट फ्रेंडली प्राइस पॉइंट के ऊपर लॉन्च किया गया था।
उसके आगे हम लोगों ने देखा उसी साल के अंदर सैमसंग ने अपनी बाकी जो सीरीज है उनको भी थोड़ा सा रिवैम्प कर दिया और एक नई सीरीज को लॉन्च कर दिया जिसका नाम है M सीरीज। उस साल उन्होंने लॉन्च किया M10 और M20 और वो एक बीटा प्रोजेक्ट था मेरे हिसाब से। मुझे एक्चुअली नहीं पता उस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, पर अगर आप बाहर से देखोगे तो वो एक टेस्टिंग थी कि यार ये करना चाहिए या नहीं। और उनको ऑब्वियसली पता चला कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों का, और अगर सैमसंग उस प्राइस पॉइंट को कैप्चर कर सकता है तो उनकी जो लीड है, जो उन्होंने धीरे धीरे कंसीड करनी शुरू कर दी थी Xiaomi को, वो वापस ले सकते हैं। तो ये M10 और M20 से शुरू हुई ये कहानी, और उसके बाद में हमने देखा कि A सीरीज पूरी रिवैम्प हो गई है, और उसके साथ में जो फ्लैगशिप के जो उनके स्मार्टफोन्स है नोट के और S के, उन S सीरीज के उन सब के लाइट वेरिएंट्स भी आने शुरू हो गए, और उसके साथ में A सीरीज को भी रिवैम्प कर दिया गया, और उसके साथ में एक नई F सीरीज भी लॉन्च हो गई जिसके अंदर जो फ्लैगशिप ग्रेड स्पेसिफिकेशन, जैसे कि उनका जो प्रोसेसर है 9825 प्रोसेसर, जो आपको Galaxy F62 में देखने को मिलता है एक बहुत ही अफोर्डेबल दाम के अंदर, वो जो सीरीज है उसको भी लॉन्च किया गया। और ये काफ़ी हद तक अच्छे से चल रही है सैमसंग के लिए, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम हो रही है कि कंज्यूमर्स जो है उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। देखिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एक्चुअली कमेंट भी दी गई है कि जो Samsung Galaxy Note 10 Lite है और उसके साथ में एक और उसका जो कंपेटिटर है, मेरे ख्याल से Samsung Galaxy F62 है या फिर M51, इन दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन है, उन दोनों के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, और उनके जो स्पेसिफिकेशंस है वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। इसको हटाओ, चलो हम लोग आ जाते हैं हम लोग Galaxy FE के ऊपर। उसका जो मेन कंपेटिटर है वो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो A72 रिसेंटली लॉन्च किया है वो है, क्योंकि दोनों की जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ये कन्फ्यूजन की वजह से जो कस्टमर्स है वो सोच रहे हैं कि क्या ये एक सही स्टेप है सैमसंग के लिए और बाकी स्मार्टफोन मेकर्स के लिए भी, क्योंकि अगर आप Xiaomi के स्मार्टफोन्स भी देख लो, Redmi के देख लो, Vivo के देख लो, इन सब के स्मार्टफोन्स देख लो, तो पिछले साल की जो पिछले जनरेशन, नॉट इवन साल, जो पिछले जनरेशन के स्मार्टफोन्स है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही फीचर्स दे रहे हैं जो उनके करंट जनरेशन के स्मार्टफोन्स है। और हम लोग को बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं कि हमारा दिमाग हिल गया, अभी मैंने कुछ एक दिन पहले एक स्मार्टफोन खरीदा, अब उसका जो सक्सेसर है वो आ गया, जैसे कि Poco X3 कुछ लोगों ने खरीदा, उसके बाद Poco X3 Pro आ गया। तो इसकी वजह से ये कंफ्यूजन पैदा हो रही है। अब ये ऐसा होता क्यों है? ऑब्वियसली जितने ज़्यादा आप प्राइस पॉइंट्स को टारगेट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी बिक्री होगी, और ये सैमसंग की सबसे बड़ी फिलॉसफी है आज के दिन के अंदर। आप अगर देखोगे सैमसंग का जो भी स्मार्टफोन है वो हमेशा एक विकल्प होता है बाकी दूसरे चाइनीज स्मार्टफोन के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले एक साल के अंदर इंडियन कस्टमर्स के अंदर देखा है कि हम लोग ज़्यादा प्रेफर करें या तो इंडियन ब्रांड्स को या फिर सैमसंग वाले ब्रांड को। और बहुत इंपॉर्टेंट है सैमसंग के लिए कि सारे प्राइस पॉइंट्स को टारगेट करना। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो अभी हमारे पास में 3 डिस्टिंक्ट प्राइस पॉइंट्स नहीं है। हमारे पास में सिर्फ एक बजट प्राइस पॉइंट नहीं है, एक मिड प्राइस पॉइंट नहीं है, एक हमारे पास में फ्लैगशिप प्राइस पॉइंट नहीं है। हमारे पास में बहुत सारे सब प्राइस पॉइंट्स भी आ गए, सब बकेट्स भी, ब्रैकेट्स भी आ गए। तो हमारे पास में एक हो गया सब बजट स्मार्टफोन, एक हो गया बजट, फिर हो गया एक मिड सब बजट, सब मिड बजट, ये सारे कचरे होने लग गए हैं अभी। और बहुत सारे प्राइस पॉइंट के अंदर हर 5000 रुपये के अंदर आपको एक नया स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट स्पेसिफिकेशंस है। तो इन सब के लिए सैमसंग को एक विकल्प रखना है, और आपको हमेशा एक विकल्प देखने को मिलेगा, चाहे वो 1000 रुपये 2000 रुपये कम होगा या ज़्यादा होगा, लेकिन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है सैमसंग के एंड से। और अगर आप देखोगे तो सैमसंग ने ये जो स्ट्रैटेजी है वो इसलिए निकाली थी क्योंकि उसको जवाब देना था बाकी चाइनीज़ मेकर्स को, क्योंकि वो भी यही चीज़ कर रहे थे। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ऑब्वियसली कन्फ्यूजन तो है, कुछ एक लोगों ने बोला है कि ई वेस्ट भी ज़्यादा जनरेट हो रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन मेकर्स है ये कई बार जो उनके प्रेडेसेसर है या फिर कोई पुराना स्मार्टफोन है उसी के पार्ट्स को यूज़ करके एक नए स्मार्टफोन के अंदर डाल देते हैं, उसके अंदर 1-2 नए फीचर्स दे देते हैं आपको। तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक वो ई वेस्ट सेव भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपके पास में जो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री पड़ी हुई है स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स की, उसको आप यूज़ करके एक रिफर्बिश्ड फ़ोन के अंदर डाल रहे हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रिफर्बिशिंग ही हो गई, क्योंकि आप एक स्मार्टफोन के बिन से दूसरे स्मार्टफोन के अंदर चीज़ें डाल रहे हो। तो ये ई वेस्ट के अंदर ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अगर जो एकदम ब्रांड न्यू स्मार्टफोन बनाओगे आप
तब आपको दिक्कत होगी ई वेस्ट की। लेकिन जो पुराने चीज़ों को आप अगर रिपर्पस कर रहे हो तो उसके अंदर ई वेस्ट की जो दिक्कत है वो आपको कम देखने को मिलेगी। तो ये रहा हमारा मोटा मोटा फीचर, जो हमारी मेन स्टोरी है, जो मेन मुद्दा है कि यार सैमसंग और बाकी स्मार्टफोन मेकर इतने सारे स्मार्टफोन्स क्यों बनाते हैं। चलिए अब आते हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर, आपके सवालों के ऊपर, जिसके जवाब मैं अभी जस्ट दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में आया हुआ है जैस कुमार जी से। आपका नाम मेरे को बहुत पसंद आया क्योंकि वो मेरा फेवरेट म्यूजिक जॉनर भी है। ये पूछना चाहते हैं कि सैमसंग लॉन्चेस न्यू फोन स्पेशली 5G स्मार्टफोन्स विच आर नॉट अ बिग डील, द पॉइंट इज द अवेलेबिलिटी इन ऑफलाइन मार्केट। yesterday I asked a shopkeeper about Samsung S20 FE 5G's availability and I clearly saw his frustration. What will you say about it? इनका अगर जो क्वेश्चन है उसको अगर हम लोग हिंदी भाषा में डालें तो इनका ये बोलना है कि सैमसंग 5G फोन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, और वो अभी रिसेंटली हाल ही में एक शॉपकीपर के पास में गए और उन्होंने बोला कि यार आपके पास में S20 FE 5G का जो वेरिएंट है वो आपके पास में आया है। और जो शॉपकीपर था वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उसको भी पता है कि 5G की बिक्री इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास में 5G तो है ही नहीं। आपका जो क्वेश्चन है जैस जी बहुत ही ज़्यादा वैलिड है, और वो इसलिए क्योंकि मेरा खुद का मानना है ये। हम लोगों के पास में बहुत कमेंट्स आते हैं और मेरे दोस्त भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि यार मेरे को ना फ़ोन चाहिए 5G के साथ में, 5G इज़ अ डील ब्रेकर फॉर मी। पर क्यों, ऐसा क्यों है? अगर आप यूएस के मार्केट में भी जाओगे, एक साउथ कोरिया को साइड में रख दो, लेकिन यूएस के मार्केट में भी जाओगे या फिर यूरोप में भी जाओगे, वहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि लोगों की जो 5G यूजेज है वो काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि 5G एज अ टेक्नोलॉजी अभी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, क्योंकि आपके पास में रेंज ही नहीं है 5G यूज़ करने की। अगर आपका जो घर है वो एक 5G टावर के नीचे है तब ही आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। आपको छोटे छोटे सब टावर्स लगाने पड़ते हैं, बूस्टर्स लगाने पड़ते हैं, जिससे कि आपका जो 5G की जो रेंज है वो इम्प्रूव हो, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो अभी इंडिया के अंदर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बनाना वो बहुत ही ज़्यादा फीजिबल नहीं है। इसके अलावा जो 5G की जो स्पीड्स आती है वो लगभग 4G के स्पीड से कंपैरेबल होती है। अगर आप देखोगे कि अगर आपके घर के पास में जो टावर है वो इतना पास नहीं है तो आपकी जो 5G की स्पीड है और 4G की स्पीड है वो रफली सेम है। उसके अलावा 5G ज़्यादा बैटरी का यूजेज भी करता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है, अगर आप इन सबको मिलाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको अगर एक 4G स्मार्टफोन लेना है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसके अंदर आप उस 5G मॉडेम का जो एक्स्ट्रा प्राइस टैग है जिसको आप कभी यूज़ नहीं करने वाले हो उसके लिए आप पेमेंट नहीं करोगे। जी हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है 5G का एक जो ब्रांडिंग है वो अपने स्मार्टफोन के ऊपर होना, लेकिन आपको थोड़ा रियलिस्टिकली भी सोचना पड़ेगा कि क्या ये सेंस बनाता है या नहीं। अगला क्वेश्चन आता है क्लिक मिस्टर वर्ल्ड से। लास्ट हफ्ते भी आपने क्वेश्चन पूछा था हमसे कि सर प्लीज़ OnePlus 9 Pro और iPhone 12 और Samsung S21 का रिव्यू करो। आपने रिव्यू बोला है, कंपैरिजन नहीं बोला है। तो मैं आपको ये बता दूं कि OnePlus 9 Pro का हम लोगों ने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया, आप उसे देख सकते हो। मेरे ख्याल से iPhone 12 का भी रिव्यू हो चुका है हमारे चैनल के ऊपर, सिर्फ Samsung Galaxy S21 बचा हुआ है। तो इस स्मार्टफोन का एक्चुअली लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि हम कुछ कर पाएँ इसके बारे में, लेकिन क्योंकि आपने रिव्यू बोला है मैंने आपको बता दिया है कि हम लोगों ने इनके ऊपर, इन दो स्मार्टफोन्स के ऊपर ऑलरेडी रिव्यू कर लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आता है रोहित अडवाणी जी से, और वो ये बोलते हैं कि सर मुझे ऐसा लगता है ऐसा करने से कंपनी की लाइनअप बड़ी होते जाएगी और कस्टमर्स का कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। जी हाँ, मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को एड्रेस कर दिया हमारे मेन मुद्दे के अंदर। तो थैंक यू रोहित जी आपके राय के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे साथ बने रहे। अगला ओपिनियन आता है हमारे पास में राकेश चौधरी जी से, और वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है 2 से 3 महीने में नई टेक्नोलॉजी नहीं आती है, फिर भी ये कंपनीज अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को लेकर नए डिब्बों के अंदर डाल देते हैं और इसको इनके अंदर नए डिज़ाइन के साथ में एक नया स्मार्टफोन भी लॉन्च कर देते हैं। ये बिल्कुल सही बात नहीं है, और इससे इलेक्ट्रॉनिक का कचरा भी ज़्यादा बढ़ेगा। ये आपका जो कमेंट है ये बिल्कुल सही है, और इसको भी मैंने एड्रेस किया अपने मेन मुद्दे के अंदर। पर अगर आप, जैसे मैंने उसके अंदर भी कहा था, अगर आप पुराने कंपोनेंट्स का जो बिन है उसके अंदर से अगर आप पार्ट्स ले रहे हो, उसको नए स्मार्टफोन के अंदर डाल रहे हो, तो काफ़ी हद तक आप अपना जो वेस्ट है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हो, और आप उस पुराने स्मार्टफोन को सर्कुलेशन के अंदर भी डाल देते हो, नए सर्कुलेशन के अंदर। तो आपका जो पॉइंट है वो भी बहुत हद तक जायज़ है। महेश जी का क्वेश्चन है कि शुभम भाई मुझे एक 11,000 रुपए की बजट में स्मार्टफोन लेना है, और कौन सा बेस्ट है इसके अंदर? अभी 4G बेटर है या थोड़ा वेट करके 5G फ़ोन ही लेना चाहिए? 12,000 में कौन से 5G फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं मार्केट के अंदर अप्रैल में? प्लीज़ गाइड।
5G का स्मार्टफोन कोई भी 12,000 रुपये के अंदर देना थोड़ा मुश्किल है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने हाल ही में Realme के स्मार्टफोन देखे जो अपने आप को चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन कह रहे हैं, पर वो भी जो स्मार्टफोन है वो आपको 17-18 हज़ार रुपये का देखने को मिलेगा। तो 12,000 रुपये के अंदर थोड़ा सा मुश्किल है आपको अभी 5G स्मार्टफोन खरीदना। लेकिन अगर आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर अभी करंटली कोई भी स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आप ज़रूर एक नज़र डाल सकते हो Moto G30 के ऊपर, जिसका रिव्यू हम लोगों ने किया है। एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, ये किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर अच्छा नहीं है, लेकिन इसके जो अगर आप ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखोगे तो काफ़ी वेल राउंडेड स्मार्टफोन है। अगर आप सिर्फ एक परफॉर्मेंस चैंपियन को देखना चाहते हो तो आपको ज़रूर एक नज़र Narzo 30A के ऊपर डालनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर गेमिंग बहुत अच्छे से होगी। और उसके अलावा अगर आप कैमरा और डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहते हो तो ज़रूर आप Redmi Note 10 को कंसिडर करें। वो एक अच्छा दिखने वाला स्मार्टफोन है, साथ ही साथ उसके अंदर एक AMOLED की डिस्प्ले भी दी गई है। तो अगर आपको मीडिया कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो। और साथ ही साथ उसका जो कैमरा है वो अपने प्राइस पॉइंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अगली कमेंट आती है हमारे पास में अनूप पेडनेकर जी से, और वो ये कह रहे हैं कि सैमसंग ने अब की बार A52, A72 लॉन्च करके 4 इयर्स का सिक्योरिटी और 3 इयर्स का मेजर एंड्रॉयड अपडेट का प्रॉमिस किया है, जो दूसरा ब्रांड शायद ही करे। तो उस प्राइस पॉइंट के अंदर अगर आप बोल रहे हो तो हाँ ज़रूर, पर अगर आप देखोगे एंड्रॉयड 1 भी अगर आप किसी भी स्मार्टफोन में देख रहे हो नोकिया के अंदर, तो वो उन स्मार्टफोन्स के अंदर ये कॉमन होता है। और इवन OnePlus भी, अगर आप OnePlus 5 को देख लोगे, वो उसके अंदर भी अभी तक काफ़ी हद तक सॉफ्टवेयर के अपडेट्स आ रहे हैं। OnePlus 6 के अंदर भी आ रहे हैं। OnePlus 6 लॉन्च हुआ था 2018 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2018 में, 3 साल उसको भी हो गए, तो अभी तक उसको भी कंसिस्टेंटली सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते हैं। तो हाँ, आप जो कहना चाह रहे हो वो बिल्कुल सही है। अगर आप बाकी स्मार्टफोन मेकर्स को देखोगे, Xiaomi हो गया, Vivo हो गया, इन सबको, इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर की जो अपडेट की फ्रीक्वेंसी है वो कम है, लेकिन आपके पास में ऑब्वियसली 3 महारथी है जो ये चीज़ को हमेशा प्रॉमिस करते हैं। आपके पास जो अगला जो आपका पॉइंट है वो है ब्रांड, सेंसर्स, प्रोसेसर, इन सब को बल्क में ऑर्डर करता रहेगा, तो अगर कुछ बच जाएगा तो ज़्यादा फ़ोन बनते होंगे। जी हाँ, ये भी मैंने आपको यही चीज़ कही है कि जो पुराने जो पार्ट्स के बिन है उसके अंदर से जो कंपोनेंट्स है उनको वापस रीयूज़ किया जा रहा है। तो आपका सेकेंड पॉइंट भी, जो सेकेंड ओपिनियन है, वो भी सही है। अगला सवाल आता है शिवेन जी से, और इनका सवाल एक्चुअली मैंने थोड़ा एड्रेस करने की कोशिश की थी पहले हमारे मेन मुद्दे के अंदर, पर ये बोल रहे हैं कि इनका जो सवाल है वो ऑफ टॉपिक है, मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा है। उनका सवाल ये है कि अगर आप सैमसंग गैलेक्सी A52 और गैलेक्सी नोट 10 के बीच में कंपैरिजन करोगे तो कौन सा स्मार्टफोन बेटर रहेगा? 25 और 30 हज़ार तक के बजट के अंदर आपको और कौन सा फ़ोन सजेस्ट कर सकते हो कैमरा, सिक्योरिटी और ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस के लिए? प्लीज़ बताएं। तो ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, क्योंकि ये दो जो स्मार्टफोन्स है ये दिखने में तो बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन सेम स्मार्टफोन मेकर से आ रहे हैं, पर इनके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ है वो इतनी ज़्यादा है जितनी आप सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा है। तो सबसे पहली बात तो अगर आपको इसके अंदर अगर कंपैरिजन करना है तो आपकी अगर प्रायोरिटी अगर डिस्प्ले है तो आपको डेफिनेटली जो A52 है उसे लेना चाहिए। इसके अंदर जो रिफ्रेश रेट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। पर अगर आपकी जो प्रायोरिटी है वो स्टाइलस है, वो ड्राइंग है, तो आपको एक बार नोट 10 के ऊपर, नोट 10 लाइट के ऊपर एक नज़र डालनी चाहिए। उसके अलावा जो परफॉर्मेंस और बैटरी है दोनों स्मार्टफोन्स की वो रफली सेम है। मुझे पता है कि एक के अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, एक के अंदर एक्सिनॉस का है, पर उनकी जो रफली जो परफॉर्मेंस है वो एकदम सेम आ जाती है। पर ये मैं सिर्फ बेंचमार्क स्कोर्स के ऊपर बोल रहा हूँ, मैं रियल टाइम यूजेज के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ। पर अगर आप सिर्फ बेंचमार्क्स को कंसीडर करोगे तो दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक कंपेरेबल है। इसके अलावा अगर आप कैमराज भी देखोगे तो कैमराज रफली सेम है, लेकिन एक के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का सेंसर मिल रहा है, और जो हमारा नोट 10 लाइट है इसके अंदर आपको 12 मेगापिक्सल के सेंसर मिल रहे हैं। तो एक जो मेन जो प्राइमरी सेंसर है हमारे नोट 10 लाइट के अंदर, इसकी जो पिक्सल साइज है वो ज़्यादा बड़ी है, लेकिन जो हमारा गैलेक्सी A52 है इसका 64 MP जो सेंसर है इसके अंदर पिक्सल साइज छोटी है, लेकिन आपको रेजोल्यूशन ज़्यादा मिलेगा। तो आपको जो अपनी प्रायोरिटीज है उनको थोड़ा सा स्ट्रेटन आउट करना पड़ेगा इन दो स्मार्टफोन्स को खरीदने से पहले। इसके अलावा अगर मैं कोई विकल्प देना चाहूँगा तो ऑब्वियसली OnePlus Nord ही होगा इस प्राइस पॉइंट के अंदर, क्योंकि अभी तक मेरे को पता है कि उसको 1 साल होने वाला है। पर अगर आप ऑलराउंडेड परफॉर्मेंस देखोगे तो इस स्मार्टफोन को टक्कर देने के लिए, जैसे कि आप कह रहे हो आपका जो भी प्रायोरिटीज़ है, कैमरा हो गया, सिक्योरिटी हो गई, तो OnePlus ऑब्वियसली एक अच्छा स्मार्टफोन आ जाता है। लेकिन उसके अलावा अगर आपको कैमरा के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है तो आप एक बार Mi 10i के ऊपर भी एक नज़र डाल सकते हो। उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा कैमरा है, उसका डिज़ाइन भी मेरे को काफ़ी पसंद आया है।
अगला सवाल आता है हमारे पास में इंद्रवीर सिंह जी से, और ये काफ़ी निराश है पोको की स्ट्रैटेजी के साथ में, क्योंकि उन्होंने कुछ ही दिन पहले पोको X3 को खरीदा था 17,300 रुपये में, और अभी वो देख रहे हैं कि पोको X3 Pro लॉन्च हो गया है एक बेटर प्रोसेसर के साथ में सिर्फ 700 रुपये ऊपर। तो इनका जो मानना है, इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे क्या लगता है ये ऐसा क्यों किया है। मैंने आपको ऑलरेडी अपने सेकंड सेगमेंट के अंदर बता दिया ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनको चाहिए कि हर प्राइस पॉइंट के अंदर एक एक फ़ोन रहे। और ये जो आपने 17,300 का जो स्मार्टफोन खरीदा है, मेरे को लगता है हायर वेरिएंट है, तो हायर वेरिएंट के ऊपर जस्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो इस पोको X3 Pro का बेस वेरिएंट है, तो इसी की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। ये जो माया जाल है ये बहुत ही स्कैरी है। एनीवे, इसके बाद में ये पूछ रहे हैं कि जो MIUI 12.5 है, इसके ये जो है ये पोको X3 के अंदर कब आएगा, कि अभी तक चाइना के अंदर नहीं आया। देखो MIUI 12.5 की जो फाइनल रिलीज डेट है वो अभी तक हमें भी नहीं मिली है, लेकिन हमें ये ज़रूर देखने को मिला है कि ये लोग जो बीटा टेस्टर्स हैं उनको रिक्रूट कर रहे हैं। तो अगर आप एक पहला ग्लांस डालना चाहते हो तो ज़रूर एक बार उस जो MIUI की कम्युनिटी पोस्ट है उसको प्लीज़ पढ़ लीजिए। मैं उसकी जो लिंक है वो डालने की ज़रूर कोशिश करूँगा अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगर आपको पहला टेस्ट चाहिए इस बीटा वर्जन का तो आप उसे ट्राई आउट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे बीटा वर्जन ट्राई आउट किए हैं पहले, बहुत बगी होते हैं, कभी कभी आप कॉल भी नहीं लगा पाते हो, इतने बगी होते हैं। तो अगर आपका ये प्राइमरी डिवाइस है तो प्लीज़ बीटा टेस्टिंग को कंसिडर मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक डिफिकल्ट कर सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आ रहा है हमारे पास में हर्ष सोनी जी से, और इनका जो क्वेश्चन है ये मैं अपने पापा से बहुत पूछता था बचपन में, और ये पूछना चाह रहे हैं कि जो स्मार्टफोन्स है ये कभी भी राउंड फिगर्स के ऊपर क्यों नहीं बिकते हैं, ये क्यों बिकते हैं 14,999 रुपीज़ के ऊपर या फिर 24,999 रुपीज़ के ऊपर, ऐसा क्यों करते हैं, ये एक फुल राउंड फिगर के ऊपर क्यों नहीं बेचते। तो देखो, इसके पीछे जो रीज़न है वो है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का, और ये है कि अगर आप सोचते हो, देखो मैं मोस्टली लोग ना ये सोचते हैं कि मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये का एक ब्रैकेट है तो मैं उसके ऊपर 1 रुपया स्पेंड नहीं करूंगा। तो इसके अंदर अगर आपको कोई स्मार्टफोन मेकर 9,999 रुपये का दे रहा है, तो इवन तो आप इस स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस जो है वो सोचता है कि यार ये जो स्मार्टफोन है ये फिर भी 10,000 रुपये से कम में है, ठीक है। इवन दो आपको जो उसकी वैल्यू है वो इतनी अच्छी नहीं मिलेगी एज कम्पेयर टू एन 11,000 रुपीज़ स्मार्टफोन, जो ऑब्वियसली 10,999 रुपीज़ का होगा, पर उस टाइम पे आप सोचोगे कि यार ये जो मेरा जो बजट है इसको एक्सीड कर रहा है। सेम चीज़ें आपको सिर्फ स्मार्टफोन्स ही नहीं बल्कि बाकी जो कमोडिटीज़ है उनके अंदर भी देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ स्मार्टफोन मेकर्स ने ना इसको थोड़ा सा राउंड करने की कोशिश ज़रूर की है। तो आप देखोगे कि कुछ एक जो स्मार्टफोन्स है वो बिकते हैं XXX मतलब 25,990 रुपीज़ के ऊपर। तो इसके अंदर आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देखने को मिल रहा है एज अ मार्केटर, एज अ सेलर, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ऑब्वियसली उसको राउंड तो कर रहे हो क्योंकि एंड में एक जीरो तो है, लेकिन एट द सेम टाइम आप 99 भी लगा रहे हो, जिससे कि आप एक इल्यूजन दे सकते हो कि ये जो स्मार्टफोन है ये राउंडेड फिगर है, लेकिन वो एक थोड़ा सा 10 रुपये कम है उसके ओरिजिनल प्राइस टैग से जो एक राउंड फिगर होना चाहिए था। बट दैट्स द बेसिक गेम बिहाइंड इट, कि आपकी जो साइकोलॉजी है उसके साथ में खेला जा रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है सागर जी से, और वो ये पूछना चाहते हैं, सर सैमसंग में कौन सा मॉडल है जो वैल्यू फॉर मनी दे सकता है, अच्छी बैटरी लाइफ तो है, उसके साथ में बेस्ट कैमरा, बेस्ट म्यूजिक, सब 20,000 रुपये के अंदर आपको मिल सकता है। सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज़ या मोटो G9 पावर का क्या वैल्यू दे सकता है, क्या आप अपकमिंग HP क्रोमबुक का अनबॉक्सिंग वीडियो आप कर सकते हैं या फिर उस पर रिव्यू बना सकते हैं प्लीज़। ओके, तो इनका जो क्वेश्चन है बहुत ही मल्टीफैसेटेड है, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो मोटो G9 पावर है एक्चुअली 20,000 रुपये के लिए बहुत ज़्यादा अंडरप्राइज्ड है। वो 11,000 10,000 रुपये के ब्रैकेट के अंदर आता है, पर टेक्निकली तो 20,000 रुपये के अंदर ही आ गया। पर अगर आप ये पूछना चाहते हो कि 20,000 रुपये के अंदर कौन सा स्मार्टफोन है सैमसंग का जो बेस्ट इन क्लास है बेसिकली, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको देखने को मिलेगा गैलेक्सी F41। जी हाँ, इसके अंदर आपको ऑब्वियसली Exynos 9611 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो एक्चुअली जो पूरे कैटेगरी है उसके अंदर का बेस्ट प्रोसेसर नहीं है। हम लोगों ने रिसेंटली देखा कि स्नैपड्रैगन 860 भी दिया जा रहा है हमारे पोको के अंदर। पर अगर आपको सिर्फ सैमसंग का स्मार्टफोन खरीदना है तो ये आपके लिए बेस्ट बाय रहेगा, क्योंकि आपको इसके अंदर एक अच्छी बैटरी देखने को मिल जाएगी, एक डिसेंट सा कैमरा भी देखने को मिल जाएगा जो आपको पोको के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। पोको की जो कैमरा है, अगर आप रेजोल्यूशन के साथ में बहुत ज़्यादा स्टिक करते हो तो वो एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, और मेरे ख्याल से F41 के अंदर आपको एक 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा रहा है। तो इसकी वजह से आपका जो आपकी जो प्रायोरिटीज़ है, ऑब्वियसली मैं हमेशा यही कहता हूँ जब भी आप अपने कंपैरिजन करते हो आपको अपनी प्रायोरिटी स्टेट करनी पड़ेगी, पर मेरे ख्याल से जो
सैमसंग का जो बेस्ट स्मार्टफोन है इस 20,000 रुपए के प्राइस टैग के अंदर, वो आपको F41 ही देखने को मिलेगा। जो अगला क्वेश्चन है आपका, सागर जी, जो आपका अगला क्वेश्चन है कि हम लोग क्या HP की अपकमिंग क्रोमबुक के ऊपर कोई वीडियो बना रहे हैं, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल्स अभी शेयर नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता सकता हूं कि आगे चलते चलते मैं एक टेक आपकी जुबान में के ऊपर एक एपिसोड ज़रूर बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बात करूंगा क्रोमबुक्स के बारे में, क्योंकि अभी तक हम लोग को ऐसा लगता है कि जो विंडोज़ के लैपटॉप्स हैं वही सबसे बेस्ट लैपटॉप्स होते हैं अगर आप बजट सेगमेंट के अंदर देखोगे, लेकिन मेरे को लगता है कि क्रोमबुक्स भी काफ़ी हद तक टक्कर दे सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं एक एपिसोड बनाऊंगा जल्दी आते हुए। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में आ रहा है हमीद जी से, और वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ महीने पहले या कुछ दिनों पहले एक Realme X7 खरीदा था और उन्होंने खरीदा था 18,500 रुपये का। अभी अगर वो स्मार्टफोन को बेचेंगे तो उनको इसकी वैल्यू मिलेगी 17,000 रुपये की, और वो इसलिए बेचना चाहते हैं क्योंकि उनका जो दिल है वो आ गया है Redmi Note 10 Pro के ऊपर, जो भी रफली सेम प्राइस का है। तो क्या इनको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए और उनका जो एग्जिस्टिंग Realme X7 है उसको बेचना चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे टाइम पे, कि अपनी जो सिचुएशन है उसको एनालाइज कीजिए। क्या आपको लगता है कि आप कुछ अभी करंटली मिस आउट कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि आप अगर हायर मेगापिक्सल के जो फोटोज है उनको खींचोगे तो आपकी जो सोशल मीडिया गेम है या कहीं पर भी आप फोटोज डालते हो वो जो गेम है वो बेटर हो जाएगा? उसके अलावा क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो बैटरी लाइफ है, जो रेगुलर बैटरी लाइफ है आपके Realme X7 के ऊपर, वो कम है? तो ये दो जो चीज़ें हैं ये इंप्रूव करने के लिए आप Redmi Note 10 Pro ले सकते हो, क्योंकि इन्हीं दो डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको मेनली जो इंप्रूवमेंट है वो देखने को मिलेगी। अगर आप प्रोसेसर देखोगे तो रफली सेम ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और उसके अलावा अगर आप एक और चीज़ को कंसिडर करोगे जो आप मिस आउट कर जाओगे Redmi Note 10 Pro के ऊपर, वो ये होगी कि आपका जो स्मार्टफोन है इसके अंदर 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी हुई है। तो आप अपना जो स्मार्टफोन है सिर्फ 18 मिनट के अंदर 50% ले जा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा वेट करना पड़ेगा अगर आप Redmi Note 10 Pro खरीदते हो। तो आप प्लीज़ जो अपनी जो सिचुएशन है उसको एनालाइज कीजिए, कि मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आप मिस आउट करोगे अगर आप उस स्मार्टफोन पे जाते हो, और अगर आप इतने हेस्टिली एक डिसीजन लेते हो। तो प्लीज़ थोड़ा बैठिए, आप देखिए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है, एमोलेड डिस्प्ले वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन आपको एक्चुअली लाइफ में क्या चाहिए? आपको बेटर फोटोज़ चाहिए, बेटर रेजोल्यूशन की फ़ोटोज़ चाहिए, या फिर आपको बाकी सारी चीज़ें एकदम आप उनके साथ में सहमत हो या नहीं? इनके बारे में सोचो। अगला जो कमेंट है वो आ रहा है मोहम्मद इरशाद जी से, और इनके बेसिकली ऑब्जर्वेशंस है इस पूरे सिनेरियो के ऊपर, जो हमारा मेन मुद्दा है उसके ऊपर, कि कंपटीशन के इस दौर के अंदर जो लोग हैं वो सिर्फ ऐसे स्मार्टफोन्स को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनको ब्रांड लॉयल्टी देखने को मिलती है। जी हाँ, आपके पास जितने ज़्यादा स्मार्टफोन्स है उतनी ज़्यादा बिक्री होगी, और उतनी ज़्यादा लोग आपके स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे तो उतनी ज़्यादा ही ब्रांड लॉयल्टी भी देखने को मिलेगी। लेकिन इसकी वजह से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, और ऐसे चलते लोग वेट करते हैं, लेकिन उसके बाद में थोड़े से निराश हो जाते हैं कि और अगर थोड़ा सा वेट करते, जैसे अभी हाल ही में जैसे हमें क्वेश्चन पूछा गया था हमीद जी से कि अगर वो थोड़ा सा और वेट कर लेते तो उनको Redmi Note 10 खरीदने को Note 10 Pro खरीदने को मिल जाता, और अगर वो और 1-2 दिन और रुक जाते तो उनको ऐसा लगता है कि यार पोको को भी खरीदा जा सकता है 1,500-2,000 रुपये के अंदर। तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। मोस्टली मैंने ऑब्वियसली एक चीज़ बिल्कुल मिस आउट कर दी थी कि ब्रांड जो लॉयल्टी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेन यू आर मेकिंग सो मेनी स्मार्टफोन्स इन द सेम प्राइस सेगमेंट। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है टॉप नॉच। टाइम है अब फाइनल ओपिनियन कमेंट को कवर करने का, और ये आ रहा है हमारे पास में संतोष यादव जी से, और ये बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये स्मार्टफोन मेकर्स इनको ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च करना चाहिए जिसका 6 मंथ तक आने वाले टाइम तक कोई स्मार्टफोन टक्कर ना दे, और उसके अलावा उनको बिल्ड क्वालिटी के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, और जो प्रोसेसर है उसकी क्वालिटी के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। अभी ऐसा उनको लग रहा है कि क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा स्मार्टफोन मेकर्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर इसके बारे में आप चर्चा तो कर सकते हो पूरे दिन भर, लेकिन फिर वही है कि आप अगर प्रोसेसर अभी कोई भी अगर डालोगे, इवन मिड रेंज जो प्रोसेसर है वो आपको मिनिमम 2 या 3 साल तक का चलने का गारंटी तो दे देंगे। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे मिड रेंज स्मार्टफोन बायर्स जो है जिन्होंने 2 साल पहले या 1 साल पहले स्मार्टफोन खरीदा है वो अभी तक काफ़ी हद तक खुश है, उनको लैग देखने को नहीं मिला है। तो हम लोग एक
टाइम पे आ गए हैं कि प्रोसेसर्स जो है वो इतने अच्छे हो गए हैं कि आपको इवन बजट और मिड रेंज स्मार्टफोन्स के अंदर भी ऐसी अच्छी तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है जो आपको पहले 2 साल पहले तक नहीं देखने को मिलती थी। और मेरे को लगता है कि अभी हम लोग स्टैग्नेशन की तरफ जा रहे हैं कि जो टॉप एंड के जो प्रोसेसर्स है वो और कितना ही बेटर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो प्रोसेसर है वो तो और केपेबल हो रहे हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो उसको कैचअप नहीं कर पा रहा है, वो उसकी फुल केपेबिलिटी का जो फ़ायदा है वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। आप गेम्स का एग्जांपल ले लो, जो कॉल ऑफ ड्यूटी जो गेम है विच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट गेम्स फॉर एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स, वो उसके जो क्वालिटी का जो डिफरेंस है 1 साल से लेके अब तक मेरे को तो ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, और वो कितना ही यूज़ करता है आपकी जो नई प्रोसेसर है उसकी कैपेबिलिटीज़ को। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। अभी मेरे को लगता है एट द मोमेंट हमारी जो प्रोसेसर्स की जो लाइफ साइकिल और जो पावर है वो काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है मेरे हिसाब से, पर जो बिल्ड क्वालिटी का आपका पॉइंट है वो काफ़ी अच्छा आपने रखा है। और उसके अलावा अगर आप बैटरी लाइफ को भी देखोगे, क्योंकि आपके पास में अब फास्ट चार्जिंग आ गई, तो वो बैटरी लाइफ के ऊपर भी बहुत नेगेटिव असर डाल देती है। तो अगर आपको उसके बारे में भी सोचना है, एंड्योरेंस के बारे में सोचना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्वालिटी के ऊपर ऑब्वियसली लोगों को फोकस करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से जो हम लोगों की प्रोसेसिंग पावर है वो काफ़ी हद तक एक टाइम पे आ गई कि सब कुछ स्टैग्नेट होते हुए हमें दिख रहा है। पर स्टैग्नेट होते हुए तभी दिख रहा है जब आप हाई रेंज स्मार्टफोन्स के ऊपर जाओगे। मिड रेंज और बजट स्मार्टफोन्स के अंदर अभी तक हमें काफ़ी हद तक एक रूम फॉर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और धीरे धीरे अभी कैप्चर होगा आते स्मार्टफोन लॉन्चेस के अंदर। अब फाइनली आ जाते हैं हम लोग मेरे मिस्टेक्स के ऊपर, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर जिसको मैंने मिस आउट कर दिया हो, या फिर ऐसी चीज़ें जिनको मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। तो हमारे पास में सबसे पहले जो कमेंट आया है वो आया भाटे राटा जी से। सॉरी अगर मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत है तो मैं बिल्कुल क्षमा चाहता हूँ, पर ये बोलना चाहते हैं कि ये पूरी वीडियो नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही बोरिंग वीडियो थी। और ये किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं? OnePlus 9 Pro के बारे में। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि वो वीडियो लगभग 20 मिनट की थी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि आपको आपके जितने भी सवाल है उन सब के जवाब मिल जाए। एक कॉम्प्रोमाइज़ वही करना पड़ता है कि वीडियो थोड़ी लंबी बनानी पड़ती है। पर चलिए आगे जाके हम कोशिश करेंगे कि जो वीडियो है उसको 10 मिनट की जो लेंथ है उसी के अंदर फिक्स रखेंगे और थोड़ी क्रिस्प कर देंगे उसको। पक्का चलेगा? ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास में फीडबैक है वो आ रहा है साकेत शर्मा जी से, और वो ये बोल रहे हैं कि सीधा बात बोलने में शर्म आती है क्या? क्लियरली ओवर प्राइस स्मार्टफोन है, वर्डिक्ट में बटरिंग क्यों किए जा रहे हो? मैंने एक्चुअली बटरिंग तो नहीं की थी, मैंने तो बस विकल्प बताए थे कि जो ऑल्टरनेटिव्स है उनको भी आप देख सकते हो, पर I'll keep that in mind, दिल पे लगी। अगला और फाइनल जो हमारे पास में फीडबैक आया है वो आया है पंकज शर्मा जी से, और वो ये बोल रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट्स बाय करके देखने चाहिए थे। और ये उस वीडियो के ऊपर है जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जिनको आप 500 रुपये के अंदर खरीद सकते हो। तो हाँ, खरीदने तो चाहिए थे, पर मेरा बेसिक मोटिव यही था कि आपको पता चले कि ये सारी चीज़ें आप खरीद सकते हो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर 500 रुपये के अंदर। मैं आपका पॉइंट पूरा समझ रहा हूँ कि अगर मेरे हाथ के अंदर प्रोडक्ट्स होते तो मैं आपको एक बेटर जो इंसाइट है वो दे पाता, लेकिन उसको कवर अप करने के लिए मैंने ज़रूर कोशिश की थी कि मैं अमेज़ॉन के जो रिव्यूज़ है या फिर फ्लिपकार्ट के जो रिव्यूज़ है उनके ऊपर भी मैं एक नज़र डालूँ, जिससे कि आपको पता चले कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। और ये ले आता है हमें इस एपिसोड के एंड तक। मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया इस वीडियो को बनाने में। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? क्या आपको अच्छा लगा कि हम लोगों ने न्यूज़ को पहले कवर किया और उसके बाद में हम लोग मेन मुद्दे पे आए और फिर मैंने आपके क्वेश्चंस को लिए? मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट्स के अंदर। और अगर आपकी और भी कोई राय है या फिर फीडबैक है तो उसे भी प्लीज़ बता दीजिए इस वीडियो के अंदर। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे कंपैरिजन्स को नहीं कर पा रहा हूँ कि हम लोग काफ़ी हद तक ओवरलोडेड है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा उन सबको करने की। और ये भी याद रखें कि टेक की सारी खबरों के लिए जाएँ hindi.gadgets360.com पे।